आज हम लोगों के क्लास में होना है लूसेंट बुक का क्विज, है ना। लूसेंट बुक में जो क्विज हम लोग करेंगे, क्विज टेस्ट होगा। उसमें सिलेबस भी दिए थे आप लोगों को। सिलेबस में कवर करने के लिए बोले थे अरब आक्रमण, है ना, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनवी, और साथ में गुलाम वंश। इन सभी चीजों से आज आप लोगों का होगा टेस्ट। और इस टेस्ट में डायरेक्ट ओरल टेस्ट होगा, जिसमें से कि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप ही को उत्तर देना होता है, तो वो हुआ डायरेक्ट प्रश्न। और इसके लिए केवल और केवल डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको केवल और केवल 5 ही सेकंड का समय है। तो ध्यान रखिएगा, 5 सेकंड के अंदर ही आपको उस प्रश्न का उत्तर दे देना है। ये हुआ डायरेक्ट प्रश्न। मान लीजिए आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न का उत्तर आप गलत देते हैं, तो वो प्रश्न चले जाएगा अगले को, है ना। अगले को जाएगा। अगर वो सही प्रश्न का उत्तर देता है तो उस प्रश्न के लिए उनको नंबर दिया जाएगा, है ना। तो और इस तरह से ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न के लिए, डायरेक्ट प्रश्न आप उत्तर सही देते हैं तो 2 अंक दिया जाएगा, और इनडायरेक्ट प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोगों को उत्तर जो देना है, चाहे वो गलत हो सही हो, केवल और केवल एक बार ही उत्तर देना है। एक बार जो आप उत्तर दे दिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो तो नंबर मिल जाएगा, और गलत हो जाएगा तो वो अगले के पास प्रश्न चले जाएगा। समझ में आया? तो आज की सभा हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज टेस्ट होता है, देखते हैं किसका नंबर कितना। पहला ही सवाल हम पूछ रहे हैं, नंबर 1 से सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल का उत्तर दीजिएगा। पहले सवाल में है, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था किस वर्ष? 712 ईस्वी में अरब का पहला आक्रमण हुआ था 712 में। ठीक है, वेरी गुड, नंबर दिया जाए उनको। अगला प्रश्न है नंबर 2 से। आप बताइएगा, अरब आक्रमण के समय सिंध पर डैश शासक था, यानी कि अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक का क्या नाम था? जिस समय अरब का आक्रमण हुआ उस समय सिंध के शासक का नाम क्या था? आपका समय समाप्त हो रहा है, पास कीजिए। आप बताइए, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासक कौन था? अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर, राइट आंसर है। इसको 1 नंबर दिया जाए। आप ही से अब डायरेक्ट प्रश्न होगा। आप अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बताइएगा आप, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासक था? बताइए। पंजाब प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? अरब नहीं है, पास कीजिए क्वेश्चन। शाही वंश, राइट आंसर। उनको माइक दीजिए ना, उनको माइक दीजिए, माइक में उत्तर दीजिए, तब ना आपका नाम भी आएगा। किस वंश का शासक था बताइए? शाही वंश। शाही वंश, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और आप ही से है। आप बताइएगा, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? गजनवी की। गजनी साम्राज्य की, राइट आंसर है। गजनी साम्राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। अगला प्रश्न है नंबर 5 से। नंबर 5 के लिए प्रश्न है कि आप बताइएगा, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात, है ना, अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरिगिनित ने शासन किया। इनके शासन काल को बताना है। शासन काल इनका कब से कब तक शासन रहा, यानी फिर से प्रश्न को समझिए। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने प्रीतिगिन ने शासन किया था, और इनका शासन काल कब से कब तक था?
972 से 977। राइट आंसर है 972 से लेके 977 तक इनका शासनकाल रहा था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नंबर कितना से होगा, नंबर 6 से। नंबर 6 के लिए प्रश्न है, बताइएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की आयु में किस वर्ष गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की आयु में किस वर्ष गद्दी पर बैठा। 998 को। 998 ईस्वी में गद्दी पर मोहम्मद गजनी बैठा था 27 वर्ष की उम्र में। राइट आंसर है, इनको भी नंबर दिया जाए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 17 बार। आपसे प्रश्न नहीं था भाई साहब। फिर से नंबर 7 से अगला प्रश्न होता है, महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था। मोहम्मद गजनवी ने जो मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। धन को लूटना और यहाँ पे इस्लाम धर्म को धन की प्राप्ति के लिए ही मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण करता था, यही मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है नंबर 8 से। नंबर 8 के लिए माइक पहुंचाया जाए और उनके लिए प्रश्न है, बताइएगा, मोहम्मद गजनी ने, है ना, मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था। 1001 में। भाई साहब 1000, मोहम्मद गजनी ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी में, है ना। ऐसे इनको इस इसके अकॉर्डिंग 1000 है। वैसे मेरा मानना है कि नंबर इनको दिया जाए, उतना 1000 और 1001 दोनों ही ऑप्शन नहीं आएगा, वो जान रहा है बच्चा। ठीक है, अब कोई बात नहीं है। अब प्रश्न जो है, पहले राउंड की समाप्ति होती है और पहले राउंड की समाप्ति के बाद अब जो प्रश्न आएगा 8 नंबर से शुरू होगा और 1 नंबर तक आएगा। क्लियर। तो अगला प्रश्न नंबर 8 से ही फिर से है, बताइएगा, मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा किसको पराजित किया था। मोहम्मद गजनी ने 1001 में शाही राजा के विरुद्ध युद्ध किया था और उसे पराजित किया था। उस शाही राजा का नाम बताइए। चंद क्या था, शाही राजा का नाम बताइए जिसमें कि मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करके उस शाही राजा को पराजित किया था। जयचंद गलत है भाई साहब। अगले को माइक दीजिए। अगला 7 नंबर है जयपाल राइट आंसर है। जयपाल को ही पराजित किया था मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में, है ना। और इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है नंबर 7 से। अगला प्रश्न में आप उत्तर दीजिएगा, मोहम्मद गजनी का 1008 ईस्वी में किसके विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। मोहम्मद गजनी ने 1008 ईस्वी में, है ना, मोहम्मद गजनी ने 1008 ईस्वी में किसके विरुद्ध हमले करके मूर्तिवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण जीत बताई। किसके विरुद्ध उन्होंने पहली महत्वपूर्ण जीत बताया था, किस पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने 1008 ईस्वी में किसके विरुद्ध हमले कर मूर्ति को क्षति पहुंचाया था, उसके विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत भी बताया था। कहां पर, इस जगह का नाम बताइए। जाट के विरुद्ध। गलत है, जाट का विरुद्ध। अगला को मौका दीजिए। नंबर 6 को बताइए। प्रश्न ध्यान से समझिए। मोहम्मद गजनी ने 1008 ईस्वी में किस पर हमला करके मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बताई थी। किस पर हमला किया था, किस जगह पर। बुक बंद कीजिए, आप बुक बंद कीजिए, घर में खोलते ना बुक। अच्छा, कितना नंबर की जगह, ये पास कीजिए। अगले को दीजिए। पास पहले को भी पास है। अगले को दीजिए।
नगरकोट। नगरकोट। आपको नंबर नहीं देंगे, आप पढ़ लिए थे। और अगले बार ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कहाँ से होगा डायरेक्ट प्रश्न? डायरेक्ट प्रश्न होगा नंबर 6 से। नंबर 6 के लिए प्रश्न है, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामी की कौन से मंदिर आदमकद प्रतिमा के गजनी भेजकर, चलिए ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण किस वर्ष हुआ था? चर्चित आक्रमण, हाँ, मोहम्मद गजनी का भारत पर जो सबसे चर्चित आक्रमण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1025। 1025 में क्या हुआ था बता सकते हैं? सोमनाथ मंदिर का लूट। हाँ, सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में हुआ करता था, इस मंदिर को लूटकर लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख दिनार उस समय का ये मुद्रा था, करेंसी था। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है नंबर 5 से। नंबर 5 के लिए प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर डैश ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट लिया। यानी सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था और लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, उसको अपने देश की तरफ लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उनको किसने आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट ली थी? जाटों ने। राइट आंसर है, जाटों ने आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट ली थी। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है नंबर 4 से। नंबर 4 के लिए प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1027 में। 1027 राइट आंसर है। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण हुआ 1027 में। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। हम अगला प्रश्न है नंबर 3 से। नंबर 3 आप बताइएगा, मोहम्मद गजनी की मृत्यु किस वर्ष हुई? मोहम्मद गजनी की मृत्यु। हाँ, मोहम्मद गजनी की मृत्यु किस वर्ष हुई? मोहम्मद गजनी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1030। 1030 राइट आंसर है। हाँ, नंबर दिया जाए। अब डायरेक्ट प्रश्न है नंबर 2 से, और नंबर 2 के लिए प्रश्न है, कोई याद नहीं है सर। कोई बात नहीं। हाँ, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक नाम बताइए। प्रथम शासक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक का नाम बताइए। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक का नाम बताइए। नहीं जानते तो पास कीजिए। मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। आप बताइएगा, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी किसके दरबार में रहते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी, ये सभी जो आसीन थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं गुलाम थे या फिर लेखक थे, किसके दरबार में रहते थे? गजनी राइट आंसर है। इस तरह से 2 राउंड की समाप्ति होती है ना। 2 राउंड की समाप्ति के बाद हम स्कोर जानना चाहते हैं। बताइए तो स्कोर, 1 सेकेंड, स्कोर बताइए, माइक में बताइएगा, नंबर 1 2 करके। नंबर 1 का 5, नंबर 1 का 5, नंबर 2 का 0, नंबर 2 का 0, नंबर 2, नंबर 3 3 नंबर, नंबर 3 3, नंबर 4 का 5, नंबर 4 का 5, नंबर 5 का 4, नंबर 5 का 4, नंबर 6 का 4, नंबर 6 का 4, नंबर 7 का 3, नंबर 7 3, नंबर 8 2। 2। यानी कि पहला और चौथा जो नंबर 1 है, नंबर 4 है, इस दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। 5-5 नंबर लेकर आगे चल रहे हैं ना। अच्छी बात है। अभी थोड़ा कवर कीजिएगा जो पीछे पिछड़ रहा है। चलिए, तो तीसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। नहीं, ज्यादा नहीं पूछे, कम भी नहीं पूछे, आपको समझने में थोड़ा, ज्यादा कभी नहीं पूछेंगे, कम भी नहीं पूछेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है नंबर 1 से, वहां से तीसरे राउंड की शुरुआत होती है। तीसरा राउंड जो है नंबर 1 से जाएगा और नंबर 8 तक जाएगा। ठीक है, तो तीसरे राउंड का पहला प्रश्न होता है,
बताइएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? आप ही से नंबर 1 से मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? 1160। फिर से बताइए, नहीं समझ पाए। 1160। 1108 गलत है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था किस वर्ष? बताइए नंबर 2। ठीक है, पास कीजिए। 1175। 1175 राइट आंसर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में। आप ही से नंबर 2 से डायरेक्ट प्रश्न है। नंबर 2। हाँ, आप उत्तर दीजिएगा। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1175 में किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध था? यानी किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? पास कीजिए, आप बताइए। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1175 में किसके विरुद्ध? पास कीजिए। पीछे नंबर 4 बताइए। नहीं जानते। पास। नंबर 5 पास। नंबर 6 क्या सर बोलिए तो। अरे प्रश्न नहीं सुने अभी तक। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का। हाँ, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध था? मुख्यतः के गलत है, पास कीजिए। पास है। पास। पीछे नंबर 8 याद नहीं है तो। पृथ्वीराज चौहान। पास। गलत है, मुल्तान के विरुद्ध था। मुल्तान जो जगह था, है ना। अब नंबर 3 से डायरेक्ट प्रश्न है। नंबर 4 से नंबर 3 से नंबर 3 के लिए पहला प्रश्न है। नंबर 3 के लिए प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1178। 1178 राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ 1178 में। नंबर 4 से डायरेक्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में हुआ था किसके विरुद्ध? यानी कहां पर उन्होंने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 में कहां पर आक्रमण किया था? पास है, नहीं जानते सर। पास कीजिए। कहाँ पर किसके विरुद्ध? कहां पर किया था? पता नहीं। उत्तर दीजिए, सही होगा तो बताएंगे। भीम प्रथम। भीम प्रथम नहीं था। भीम द्वितीय। भीम द्वितीय था, ठीक है, लेकिन कहां पर किया था? हम जगह पूछे। गुजरात में पाटन है। ठीक है, गुजरात का पाटन में। तो इस तरह से नंबर 1 दीजिएगा। अब डायरेक्ट प्रश्न होगा नंबर 4 से। नंबर 4 तक माइक पहुंचाइए। नंबर डायरेक्ट प्रश्न था ये, तो डायरेक्ट प्रश्न इनका था। नंबर 3 का हमें से सवाल नहीं होगा। आपसे नहीं होगा भाई साहब। नंबर 4 को दीजिए। न तो पास क्वेश्चन था, नहीं समझ में आ पा रहा है आप लोग को। हम तो जवाब दे दिए सर। अच्छा, हाँ, सौरभ का था, हो गया। हाँ, नंबर 5 का होगा, ठीक। नंबर 5 के लिए डायरेक्ट प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने का फर्क है। बढ़िया प्रश्न है, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। आप बताइएगा, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। 1191। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, राइट आंसर है। इनको नंबर दिया जाए। आपको बताना है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। क्या आप बता सकते हैं इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ था? मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले को दीजिए। अगला नंबर 7 के लिए प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1192। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, राइट। ठीक है, नंबर 8 के लिए माइक पहुंचाइए। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की हार। मोहम्मद गौरी की हार नहीं हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, है ना। चलिए, इस तरह से ये तीसरा राउंड था ना।
तीसरे राउंड की समाप्ति होती है। तीसरा राउंड हो तो गया। तीसरे राउंड की समाप्ति होती है और अब चौथे राउंड की शुरुआत होती है। और चौथे राउंड को स्टार्ट करने के पहले ध्यान रखिएगा, चौथा राउंड जो शुरू हो रहा है वो नंबर 8 से शुरू होगा और नंबर 1 तक आएगा। ठीक है, तो चौथे राउंड का पहला प्रश्न है नंबर 8 से। आप बताइएगा, चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? नहीं पता। पास। नंबर 7, चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चंदावर का युद्ध हाँ, 1194। 1194 को चंदावर का युद्ध हुआ था। राइट आंसर है। अब नंबर 6 को, अच्छा वो पास क्वेश्चन था। हाँ, आप बताइएगा, चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, किन के बीच? जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। नहीं, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न है नंबर 6 से। नंबर 6 के लिए डायरेक्ट प्रश्न है। आप बताइएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति का नाम। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। स्कंद। राइट आंसर। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति का नाम था स्कंद। राइट। अगला प्रश्न है, नहीं आपसे नहीं, आप बताइएगा, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च को की गई थी, किस वर्ष? 15 मार्च तो ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च ईस्वी बताना है, किस वर्ष? 1206। 1206 राइट आंसर। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, बताइएगा नंबर 4 से, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1206 में। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। राइट। इसी गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना। नंबर 3 के लिए प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना गुलाम वंश या दास वंश, गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 में किया था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 से प्रश्न है, नहीं तो पास कर दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? बढ़िया प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ठीक है, पास कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गलत है। नंबर 8 के पास जाएगा। नंबर 8 मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ ठीक था, मोहम्मद गौरी एक, हाँ ठीक। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, ध्यान रखिएगा, उसको 1 नंबर दिया जा। अगला प्रश्न है, 1 नंबर से। हाँ नंबर 1 से प्रश्न होगा डायरेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करके 24 जून 1206 को इन्होंने राज्याभिषेक कराया था और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी बताना है। दिल्ली। दिल्ली गलत है। नंबर 2 को दीजिए। अच्छा, पहला ही प्रश्न था ना, पहला ही प्रश्न था, पीछे दीजिए नंबर 8 को। रुको, हम जो करवा रहे हैं समझिए। नंबर 8, आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्या था? जब राज्याभिषेक कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? बताइए। राजधानी
बताइए। गुजरात। गुजरात गलत है। नंबर 7, राजधानी बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था लाहौर। राज्याभिषेक के बाद? लाहौर। लाहौर राइट आंसर है। नंबर 7 को नंबर दिया जाए। अगला प्रश्न है, इस तरह से चौथे राउंड की समाप्ति होती है ना। चौथे राउंड के बाद अब पांचवा राउंड शुरू होने जा रहा है। पांचवा राउंड जो शुरू होगा, पांचवा राउंड नंबर 1 से शुरू होगा और नंबर 8 तक जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक राइट। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको प्रश्न का उत्तर देना है। कुतुब मीनार का को पूर्ण किसने करवाया था? नंबर 2 से। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था, इसको पूर्ण किसने करवाया था? निर्माण कार्य शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, और इसका निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? नहीं जानते तो पास कीजिएगा। इल्तुतमिश राइट आंसर है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक और सवाल हम डिस्कस कर देते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण में अगर बात करेगा ना, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और इस पर 2 मंजिल जो जुड़वाया है वो फिरोज शाह तुगलक ने जुड़वाया। तो इन तीनों का इसमें सहयोग रहा है। और प्रश्न जो एग्जाम में देखने के लिए मिला था कि इनमें से किस शासक का कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में सहयोग नहीं रहा है? ये तीनों का नाम था। चौथा जो नाम था उसको ऑप्शन छाट के आप आंसर कर सकते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और इसी कुतुब मीनार के ऊपर में 2 मंजिल जुड़वाया फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, नंबर 3 से डायरेक्ट प्रश्न है। आप बताइएगा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नंबर 4 से। नंबर 4 के लिए प्रश्न है, बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर कराया था? पास। बताइए नेक्स्ट। अजमेर राइट आंसर है। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न है, बताइएगा गुलाम वंश में किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से। गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। यानी कि इसी को कहा जाता है लाखों में दान देने वाला, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का एक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है, और इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। क्या बात कर रही है? अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो होगा नंबर 6 से होगा, सॉरी 7 से होगा। नंबर 7 के लिए डायरेक्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1210 में। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, राइट आंसर है। अगला नंबर 8 को माइक दिया जाए। नंबर 8 के लिए प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुआ था, किस तरह से हुआ था? झोपड़ा गिरने से। क्या?
आ रहा था रास्ते में, जो झोपड़ा बनवाया था वो झोपड़ा गिरने की वजह से। नहीं, चौगान खेलते समय, इसी चौगान को पोलो भी कहते हैं। अच्छा, पोलो एक तरह से बात नहीं कीजिए। पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। ठीक है। अब इस तरह से ये जो प्रश्न की समाप्ति होती है, इस तरह से 5वां राउंड समाप्त हो, कंप्लीट हुआ है ना। 5वां राउंड हुआ। अब छठे राउंड की शुरुआत होती है, और छठे राउंड जो है नंबर 8 से शुरू होगा और नंबर 1 तक आएगा। पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? 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 पास कीजिए। नहीं पता। नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम सा। आराम से राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ आराम सा। ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 7 से ही डायरेक्ट प्रश्न है। डायरेक्ट प्रश्न में आपको बताना है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा किस वर्ष? आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा किस वर्ष? आराम शाह की हत्या 1211 में। 1211 में राइट आंसर है। 1211 में आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइएगा कि अगला प्रश्न में है, आराम शाह की हत्या किसने किया था? आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने राइट आंसर। अगला प्रश्न है नंबर 5 से। नंबर 5 के लिए प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, उस समय इल्तुतमिश को कहाँ का शासक बनाया था, यानी कहाँ का गवर्नर बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया था? बदायूं। बदायूं राइट आंसर है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया था। अगला प्रश्न है नंबर 4 से। 4 के लिए प्रश्न बताइएगा, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन प्रश्न यहाँ था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नंबर 3 से बताइए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? और बढ़िया प्रश्न है, कई बार पास कीजिए, पास कीजिए। इल्तुतमिश राइट आंसर है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। अच्छा प्रश्न है। अब अगला प्रश्न नंबर 3 से डायरेक्ट। नंबर 3 के लिए प्रश्न होगा, नंबर 3 जवाब दीजिएगा, है ना। आपको बताना है नंबर 3 को। अब बताइएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? इल्तुतमिश राइट आंसर। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न पूछते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, इसके बदले दूसरा प्रश्न पूछ ले रहे हैं। बताइएगा कि गुलाम वंश के किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाया था? गुलाम वंश के किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाया था? इल्तुतमिश राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपने शासन के दरमियान चांदी के सिक्के चलाया था, इसे क्या कहा गया था? इल्तुतमिश ने अपने शासन के दरमियान चांदी का सिक्का चलवाया था, इसे क्या कहा गया था? इल्तुतमिश ने अपने शासन के दरमियान चांदी के सिक्के चलवाया था, इसे क्या कहा गया था? दिनार। दिनार गलत है। ये पास क्वेश्चन था ना आपके लिए। नंबर 8 रिपीट क्वेश्चन। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट। आप कहाँ थे? अगला प्रश्न दूसरे को दीजिए। इतना 3 बार प्रश्न पूछे।
जितल इल्तुतमिश ने अपने शासन के दरमियान चांदी के सिक्के जारी करवाया था, उसको क्या कहा जाता है? जितल जीतल गलत है। नेक्स्ट बताइए। इल्तुतमिश ने अपने शासन के दरमियान चांदी के सिक्के जारी करवाया था, उसे क्या कहा गया था? चांदी के सिक्के जारी हाँ, किए। पास करवाइए। पास करवाइए। पास पास पास। नंबर 3 बताइए। 40 गुलामों का सरदार। नहीं, 40 गुलामों का सेना, उसको दल 40 कहते थे। खैर, हाँ, कोई आंसर नहीं बता पाए। चांदी के इल्तुतमिश ने अपने शासन के दरमियान जो चांदी के सिक्के जारी करवाया था, उसको टंका कहा जाता था। टंका। अगला इस तरह से आपसे था ना, नंबर 1 से प्रश्न डायरेक्ट नंबर 1 से था, तो इस तरह से ये जो है छठे राउंड की समाप्ति हुई। छठे राउंड की समाप्ति हुई और ये आखिरी राउंड होगा। अब जो होगा वो आखिरी राउंड होगा। उसके बाद कल के लिए होमवर्क देंगे, उसको कल पढ़ के आइए, उससे टेस्ट हो जाएगा, है ना। आखिरी है, आप बताइएगा। बताइएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गलत है। गुलाम वंश का अंतिम शासक इल्तुतमिश नहीं था। नंबर 2 को दीजिए। बताइए। नंबर 1 को दीजिए, सॉरी 3 को। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम ही शासक था जिसने क्या स्थापना किया था। नंबर 3, हाँ 4 को। सैफुद्दीन कैमर्स। हाँ, सैफुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक था सैफुद्दीन कैमूर्स। बुक बंद कीजिए, छठी घर में खोलिएगा। नंबर 2 को दीजिए। नंबर 2 को दीजिए। बताइएगा, बढ़िया प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइएगा, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि का नाम। बलबन के दरबार में फारसी कवि के प्रसिद्ध फारसी कवि थे, उसका नाम बलबन है ना। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि का नाम आप बताइए। नंबर 3। नंबर 2, सॉरी नंबर 4। अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, राइट आंसर। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो बलबन के दरबार के प्रसिद्ध फारसी कवि थे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार एग्जाम में देखने के लिए सीधा मिलता है। बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, है ना, किसके दरबारी कवि थे? तब हम लोग आंसर करेंगे बलबन। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि प्रदान किया था? नंबर 3 से प्रश्न। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि प्रदान किया था? जल्दी बताइए। पास। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि प्रदान किया था? उल्लुक खां। उल्लुक खां, राइट आंसर है। नंबर 4 के लिए नंबर दिया जाए। अगला प्रश्न है, बताइएगा, गुलाम वंश के किस शासक को लौह एवं रक्त नीति अपनाने का पालन किया था? यानी कि बलबन ने। बलबन, ठीक है। गुलाम वंश का बलबन ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने विरोधियों के लिए लौह एवं रक्त नीति का पालन करता था। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, बताइएगा किस नंबर 4 से है, 5 से है, 5 से है। बताइएगा नंबर 5 कि फारसी का प्रसिद्ध रीति रिवाज नवरोज, इसकी शुरुआत किसने करवाया था? नवरोज त्योहार जो फारसी का प्रसिद्ध रीति रिवाज है, इसकी शुरुआत किसने करवाया था? नवरोज। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने करवाया था? नवरोज बेहद इंपॉर्टेंट है। नवरोज बलबन। बलबन, राइट आंसर है। बलबन ने नवरोज त्योहार की शुरुआत करवाया था। अगला प्रश्न है, बताइएगा, बलबन ने अपने शासन काल के दरमियान अपने साम्राज्य के लोगों के लिए 2 प्रथाएं शुरू करवाया था, है ना। 2 प्रथाएं, वो प्रथाएं कौन कौन था? 2 प्रथाएं शुरू करवाया था मुख्य रूप से अपने साम्राज्य के दौरान। पास। बलबन ने अपने राज दरबार में 2 प्रथाएं शुरू करवाया था, उस प्रथा का नाम बताइए। सिजदा और फैबोस किया था। राइट। सिजदा और फैबोस प्रथा की शुरुआत किसने करवाया था? बलबन ने। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न बताइएगा नंबर 6 से 7 से 7 से नंबर 7 से डायरेक्ट प्रश्न है, बताइएगा। डायरेक्ट प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा? गयासुद्दीन बलबन, हाँ, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा? 1266 में। 1266 में राइट आंसर है। 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जिस समय अगला प्रश्न है नंबर 8 से। नंबर 8 को माइक पहुंचाया जाए। नंबर 8 के लिए प्रश्न है, नंबर 8 के लिए प्रश्न है, जिस समय बलबन गद्दी पर बैठा उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? उपाधि नहीं, कौन सा नया नगर बसाया था? जिस वर्ष यानी कि 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने कौन सा नया नगर बसाया था? नहीं पता सर। 1266 में बलबन ने कौन सा नया नगर बसाया था? नहीं पता। पास कीजिए। नंबर 1 पर पहुंचाइए। पास। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 सीरी सर। सीरी, ठीक है। सीरी नामक नगर बसाया था। अगला ये इस तरह से ये 7वें राउंड कंप्लीट हुआ ना, 7वां राउंड। 7वां राउंड कंप्लीट हुआ। एक राउंड और हम लग लेंगे, है ना, एक राउंड अभी लेंगे, वहां से लास्ट से आएगा यानी नंबर 8 से आएगा 1 तक आकर के कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो नंबर 8 को पहुंचाया जाए। अच्छा पूछिए सवाल सर। अगला अच्छा ही प्रश्न पूछ रहे हैं। बताइएगा नंबर 8, सिजदा एवं फैबोस नामक नई प्रथा की शुरुआत किस शासक ने शुरू करवाया था? सिजदा एवं फैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गलत है। अगला आगे माइक पहुंचाया जाए। सिजदा एवं फैबोस नामक नई प्रथा की शुरुआत किस शासक ने कराया था? बलबन राइट आंसर। आप ही से डायरेक्ट प्रश्न होगा, आपको बताना है। आप बताइएगा बगदाद का खलीफा, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद पर संवैधानिक स्वीकृति किसने शुरू करवाया? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त की किसके द्वारा? बलबन ने। बलबन गलत है। अगला आगे। बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की संवैधानिक स्वीकृति किसने प्रदान की? रजिया। रजिया गलत है। आगे। इल्तुतमिश राइट है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में, तब 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि प्रथम मुस्लिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली? रजिया सुल्तान राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हम ही से सर रुकिए। पास क्वेश्चन था नहीं भाई साहब, डायरेक्ट है नंबर 8। बताइएगा अगला प्रश्न है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इनसे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल रही। रजिया की हत्या किस वर्ष की गई थी? रजिया की हत्या किस वर्ष की गई थी? 1240। ठीक है, 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया था इनकी हत्या। अगला प्रश्न है, बताइएगा बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? क्या सर? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ। गलत है, नसीरुद्दीन महमूद के साथ में किया था। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, ठीक है डायरेक्ट इनसे दिया जाए नंबर 3 को। नंबर 3 के लिए प्रश्न है, बताइएगा बताइएगा नंबर 3, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था?
पास कीजिए। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? पास। नंबर 8। नहीं, गलत। बताइए। नंबर 7। बयाउद्दीन। क्या बोले? बयाउद्दीन बलवन। बहाउद्दीन था। ठीक है, नंबर दे दीजिए। ठीक है, नंबर 1 को प्रश्न, नंबर 2 को दिया जाए माइक। नंबर 2 के लिए प्रश्न है। नंबर 2 के लिए प्रश्न है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? हाँ, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? नहीं जानते तो पास कीजिए। उधर नंबर 1 की तरफ जाएगा। बलवन गलत है। नंबर 8। इल्तुतमिश राइट आंसर। आप फोन रखिए। फोन तो रखिए ना, फोन तो ये है। और आज का क्विज का ये आखिरी प्रश्न, बताइएगा, ये गुलाम वंश में दल चालीसा का गठन किया था किस शासक ने? दल चालीसा 10 लोगों का एक समूह बनाया गया था जिसको दल चालीसा के नाम से जानते हैं। इसको किसने शुरू किया था? बलवन गलत है। पीछे नंबर 8। बलवन गलत है। इल्तुतमिश राइट आंसर है ना? तो इस तरह से आज का क्विज कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं स्कोर क्या रहा। स्कोर कल के लिए ना सिलेबस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कल जो हम लोग क्विज करेंगे वो होगा आपका, इसमें आएगा खिलजी वंश नंबर 1 में, फिर आएगा तुगलक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। यहां तक हम लोग कल देखेंगे। तो 3 टॉपिक रहा कल के लिए। अब आप लोगों को हम स्कोर सुना दे रहे हैं ना। स्कोर में नंबर हम बोलेंगे, एक तरफ में उसका सीरियल नंबर जो जिस स्थान पर बैठे हैं 1 2 3 और उसको कितना नंबर आया है वो आप लोग खड़े होइएगा। तो सबसे पहले तो खैर नंबर 2 पे जो बैठी है, ये खैर इनको कल एब्सेंट थी, जिस समय हम सिलेबस दिए थे ये आई नहीं थी, इसके वजह से इनको नंबर नहीं आ पाया। खैर इनको छोड़ दिया जाए। तो नंबर 8 जो सीरियल नंबर 8 है वो खड़े हो जाएंगे नंबर 8 पे। इनको कुल मिला के 7 नंबर आया है, 7 नंबर। ठीक है, बैठ जाइए। और उसके बाद जो है नंबर 1 पर जो बैठी हैं, इनको नंबर 8 आया है, नंबर 8। अगले दिन सुधार कीजिएगा। और उसके बाद जो है काफी मुशक्कत हुआ है, काफी नजदीकी रहा है। नंबर 3 और नंबर 4 पे जो बैठे हैं वो खड़े होंगे, नंबर 3 और नंबर 4। इसलिए बोले कि नंबर 3 और नंबर 4 को बराबर अंक है, 13-13 अंक है। ठीक है, अगले दिन सुधार करना, और भी नंबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 6 पर जो बैठे हैं इनको 15 मार्क्स आया, 15 नंबर आया है। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर 7 पर बैठे हैं, नंबर 7 पर जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे। नंबर 7 पर जो बैठे हैं इसको कुल मिला के अंक की बात करें तो इसका अंक रहा है 16। ठीक है, बैठ जाइए। और नंबर 5 पर जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे। नंबर 5 पर जो बैठे हैं इनको अंक आया 18। इस तरह से सबसे ज्यादा अंक की बात करें, पहले स्थान की बात करें तो यही है, नंबर 5 पे जो बैठे थे इनको कुल मिला के 18 मार्क्स आया। तो अगले दिन वैसे आप लोगों के बीच में ये जो नंबर फासला है, ज्यादा नंबर का फासला है नहीं, 2 3 4 यही काफी हो गया। अगले दिन जो होगा तो आप लोग थोड़ा मेहनत करके आइएगा और इससे ज्यादा बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।